सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑन आरएस प्ले सुपर। क्या आप लोग को पता है कि अभी अभी जोरो की फैमिली पूरी की पूरी रिवील हो गई है। अब हमें पता चल गया कि आखिर वो किस क्लैन से बिलोंग करता है और आखिर उसकी लीनिएज क्या है। और जैसा कि सभी लोग को लग रहा था, जी हाँ, ही इज द वन जो कि आप बहुत समय से सोच रहे थे। हाँ, मैं अभी नहीं रिवील करूंगा, उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो अभी ये सब कुछ हुआ कैसे, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आपको पता है, अभी अभी रिसेंटली वन पीस का वॉल्यूम नंबर 105 रिलीज हो गया है और हर वॉल्यूम में ओडा सेंसे के साथ एक SBS कॉर्नर रिलीज होता है। अभी SBS क्या है? तो ये Q&A टाइप सेशन है जहाँ पे ओडा सेंसे से कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं और वो वन पीस के बारे में कुछ आंसर्स देते हैं। काफी बड़े बड़े रिवील्स हो चुके हैं पास्ट में इन दी SBS, जहाँ पे ये रिवील एक बार किया भी गया था कि शिमोत्सुकी कोज़ाबुरो जोरो का बाप नहीं है। तो उसी तरह से इस बार के SBS में उन्होंने असली में बता दिया कि आखिर जोरो की मॉम कौन है। आई नो आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए टैपमैन भाई इंट्रो लगा दो। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल ही ओडा सेंसे से यही किया जाता है कि सब लोग जोरो के ब्लड लाइन में जानने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो ओडा सेंसे इस पे बोलते हैं कि अब इसको और ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, तो वो उसको यहीं पर अनाउंस करेंगे। अगर आप लोग सोचे थे कि मांगा में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। फाइनली ये रहा आपके सामने जोरो और उसका खानदान। आज से 55 साल पहले शिमोत्सुकी कोज़ाबुरो उसने एनमा बनाया था और उस टाइम पर ओडेन सिर्फ 4 साल का था। एनमा बनाने के बाद वो कुछ 25 लोगों के साथ वानों से निकल गया और समुद्र में सफर करने लगा। और उस समय कोज़ाबुरो अकेले नहीं था, शिमोत्सुकी उशिमारो की बड़ी बहन भी उसके साथ थी जिसका नाम था शिमोत्सुकी फुरुको, और एक कारपेंटर मिनाटोमो भी उसके साथ था। अगर आपको नहीं पता कि शिमोत्सुकी उशिमारो कौन है, तो ये अभी वही कैरेक्टर है जिसको लेके बहुत ज्यादा बात फैल रही थी कि कहीं यही बंदा तो नहीं जोरो का बाप है, क्योंकि जोरो इसके जैसा दिख रहा था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। शिमोत्सुकी उशिमारो एक्चुअली में शिमोत्सुकी फुरुको का बड़ा भाई था। इसके बाद लोग समुद्र में निकलते हैं और 3 साल घूमने के बाद, यानी कि 52 ईयर्स पहले आज से, वो लोग एक विलेज में पहुंचते हैं जो कि ईस्ट ब्लू में होता है और वहाँ पर कुछ गुंडे लोगों को परेशान कर रहे होते हैं। फिर ये पूरे के पूरे शिमोत्सुकी क्लैन के लोग इनको डिफीट कर देते हैं और वहाँ से 10 क्रू मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि वो यहीं पर ईस्ट ब्लू आइलैंड पर रहेंगे और उस विलेज का वहीं पे नाम पड़ जाता है शिमोत्सुकी विलेज। इसके बाद शिमोत्सुकी कोज़ाबुरो, यानी कि वो बुढ़ऊ जो जोरो को तलवार बना के दिया था जब वो छोटा था, उसको एक गाँव की लड़की से प्यार हो जाता है। और ठीक उसी जगह पे शिमोत्सुकी फुरुको, जो कि शिमोत्सुकी उशिमारो की बड़ी बहन थी, उसको एक विलेज के स्वॉर्ड्समैन से प्यार हो जाता है जिसका नाम था रोरोनोआ पिंजोरो। अब प्यार मोहब्बत और शादी के बाद ये लोग थोड़ा घपाघप करते हैं और फिर उसके बाद इनके अपने बच्चे भी पैदा होते हैं। तो इसमें कोज़ाबुरो, यानी कि वो बुढ़ऊ जो कि तलवार बना रहा था, उस बंदे को एक बेटा होता है जिसका नाम होता है कोइशिरो, यानी कि शिमोत्सुकी कोइशिरो, जो कि कोइना का बाप है। और फिर इसी तरह से शिमोत्सुकी फुरुको और रोरोनोआ पिंजोरो का भी एक बेटा होता है जिसका नाम होता है रोरोनोआ अराशी, जिसको प्यार हो जाता है एक क्रिमिनल की बेटी से जिसका नाम होता है टेरा। तो ये हो गया सेकंड जनरेशन, जहाँ पे कोइना के बाप और रोरोनोआ जोरो के बाप, इन दोनों का प्यार मोहब्बत वाला टाइम चल रहा होता है। और ये भी, और थोड़े बहुत गपागप के बाद शिमोत्सुकी कोइशिरो की भी बेटी पैदा होती है जिसका नाम होता है कोइना। और रोरोनोआ अराशी और टेरा का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है रोरोनोआ जोरो। अभी जोरो के पैदा होने के बाद या शायद थोड़े टाइम पहले, रोरोनोआ अराशी यानी कि जोरो का बाप कुछ पायरेट्स के साथ लड़ाई करते हुए मर जाता है। और जो टेरा होती है यानी कि जोरो की माँ, वो किसी बीमारी से मर जाती है। तो इसीलिए जोरो अकेला हो जाता है। अभी आप लोग सोच रहे हो क्या उशिमारू फुरुको के साथ था या नहीं? तो हाँ, उशिमारू भी उनके साथ था और उसने बहुत सारे एडवेंचर्स किए, लेकिन वो उन 10 लोगों में से नहीं था जो कि शिमोत्सुकी विलेज में, जो कि ईस्ट ब्लू में था, वहाँ पे सेटल नहीं हुआ था। वो उशिमारू वापस वानो लौट गया था। और ये बात भी ओडा सेंसे रिवील करते हैं कि शिमोत्सुकी उशिमारू कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, वो एक बायोलॉजिकल डिसेंडेंट है शिमोत्सुकी ryuma का, जिसका मतलब ये भी है कि शिमोत्सुकी फुरुको भी एक बायोलॉजिकल डिसेंडेंट है शिमोत्सुकी ryuma का। अब दूसरे शब्दों में आप सोच रहे हो कि आखिर भाई इसका क्या मतलब है? तो भाई इसका मतलब यही है कि जोरो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। ही इज एक्चुअली द ग्रैंडसन ऑफ वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी पायरेट्स टू एवर लिव इन दी वन पीस वर्ल्ड, यानी कि शिमोत्सुकी ryuma। वो ryuma का बेटा है। और अगर ये बात वर्ल्ड में निकल जाए तो उससे भिड़ने से पहले शायद लोग 10 बार सोचेंगे। पता नहीं ryuma को उतना लोग जानते भी हैं या नहीं वर्ल्ड में। खैर, आप लोग सोच रहे हो कि आखिर जोरो पायरेट हंटर क्यों बना? तो भाई उसका बहुत ही सिंपल आंसर है, क्योंकि उसके पापा जो हैं वो पायरेट से लड़ाई करते हुए मारे गए थे। अब वो क्यों मारे गए थे? हो सकता है वो अपने विलेज को बचा रहे हो या समथिंग। तो इसीलिए जोरो का एक 36 का आंकड़ा था स्टार्टिंग में पायरेट्स के साथ, और इसीलिए वो उनके बाउंटीज को हंट करता था। ये बात ओडा सेंसे बहुत टाइम से, इतना बड़ा फोरशैडो मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में ही जोरो को ये बोलते हुए दिखाया था कि वो कभी किसी पायरेट के साथ सेल करेगा, ऐसा उसने नहीं सोचा था। एंड वो उतना पसंद भी नहीं करता था। तो फाइनली हमें उसका आंसर मिल गया कि आखिर क्यों जोरो पायरेट हंटर यानी कि काइजोकु कारी नो जोरो के नाम से जाना जाता है। Isn't it one of the most amazing story from the One Piece, जो कि आपको सुनने को मिली होगी? अगर ये नहीं है तो आई डोंट नो आपको क्या चाहिए इस दुनिया से।
इसके बाद एक और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि आज के सोसाइटी से भी रिलेटेड था। तो ये एक्चुअली मैं टामा को लेकर था। तो आपको याद हो वानो आर्क के एंड में जब टामा प्रे करने जाती है अपने मम्मी पापा के ग्रेव्स पे, तो वहाँ पे देखने को मिलता है कि उनके ग्रेव्स पे लिखा हुआ है कुरोजोमी। कुरोजोमी अगर आपको याद ना हो तो ये वही सेम क्लैन है जहाँ से ओरोची बिलोंग करता है, यानी कि वही सेम फैमिली शेयर करती है टामा भी। तो यहाँ पे लोगों का ये क्वेश्चन था कि टामा के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो इस सवाल का जवाब ओडा सेंसे देते हैं, अच्छा तुम लोगों ने नोटिस कर लिया वो छोटी सी डिटेल। ओडा सेंसे कैसे नहीं करेंगे, हम एक चीज बताओ, आप इतने छोटे छोटे डिटेल पूरे दे के जा रहे हो वन पीस में, और हम लोग का काम ही क्या, यही तो करना है। खैर वो आगे बताते हैं कि ओटामा का असली नाम है कुरोजोमी टामा, लेकिन क्या उसको सिर्फ इसीलिए हेट करना चाहिए क्योंकि वो एक कुरोजोमी है। वैसे अगर आपको याद हो तो जो लास्ट सीन था ओरोची का, उसमें हियोरी ने क्लियरली बोला था कि कुरोजोमी पैदा हुए हैं खत्म होने के लिए, यानी कि सेंटेंस इंग्लिश में ऐसा था, द कुरोजोमी वाज बोर्न टू बर्न। तो यहाँ पर हियोरी के अकॉर्डिंग कुरोजोमी से तो सभी को इंक्लूड किया जा रहा है, तो क्या यहाँ पर टामा को भी एड्रेस किया जा रहा था? तो इसका जवाब ओडा सेंसे के अकॉर्डिंग है नहीं। यहाँ पर हियोरी टामा को टारगेट नहीं कर रही थी। अगर तुम हियोरी की स्टोरी क्लियरली देखोगे तुमको पता चलेगा कि यहाँ पर हियोरी सिर्फ ओरोची को ही टारगेट कर रही थी। यहाँ पर ओडा सेंसे एक बहुत ही अच्छा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन करते हैं कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि अगर सभी को पता चला कि टामा भी एक कुरोजोमी फैमिली से है तो आखिर उसके साथ कैसा बिहेवियर किया जाएगा, इवन वानो आर्क के पहले या फिर अभी भी। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी में। अब मैं आपको बताता हूँ इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। वानो में ओटामा का बहुत बड़ा कोई रोल नहीं था वानो में वॉर से पहले, यानी कि ओटामा बस एक छोटी बच्ची जैसे ही देखी जाती थी। लेकिन ड्यूरिंग द ओनिगाशिमा रेड ओटामा ने बहुत हेल्प की टू द स्ट्रॉ हैट पायरेट्स एंड द एंटायर समुराई क्लैन। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो क्वेश्चन यही बनता है, क्या रेड से पहले ओटामा के साथ कैसा बिहेवियर होता और रेड के बाद ओटामा के साथ कैसा बिहेवियर होता? ना यहाँ पे मैं एक बहुत सिंपल सा आंसर आपको बता देता हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना मैं यहाँ पर आपको बहुत सिंपल सा आंसर बता देता हूँ हमारे सोसाइटी के अकॉर्डिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेड में ओटामा ने वानो की कितनी हेल्प की है, और इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओटामा ही एक बहुत बड़ा रीजन है कि वानो के लोग आज के डेट में फ्री हैं। अगर आज भी किसी को पता चल जाए कि ओटामा कुरोजोमी है तो लोग उससे इनडायरेक्टली हेट करेंगे, और यही सेम प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी में भी है। मैंने देखा कि लोग आज के डेट में भी बाबा साहब अम्बेडकर को हेट करते हैं, जबकि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी में, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एंड इवन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में भी, बट लोग उनसे हेट करते हैं। एंड यही सेम कारण है कि काफी सारे लोअर कास्ट के लोग भी अपना जो एंड में नेम होता है, फैमिली नेम होता है, उसको छुपा के रखते हैं। इसके लिए आपको किसी ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे थोड़ा सा मिक्स्ड कैटेगरी के लोग रहते हैं। स्पेशली मैं जिस शहर में बड़ा हुआ हूँ गोरखपुर, वहाँ पे कुछ ऐसा ही हिसाब था। तो लोग लास्ट में कुछ कुमार लगा लेते हैं या समथिंग एल्स लगा लेते हैं, बट वो अपना असली फैमिली नेम नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर ओडा सेंसे एक्चुअली में एक सोसाइटी के प्रॉब्लम को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, एंड दिस इज समथिंग जो कि एग्जिस्ट करता है हमारे इंडिया में भी एंड द एंटायर वर्ल्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है ओडा सेंसे से, जो कि एक्चुअली में वानो आर्क को बहुत ही अधूरा छोड़ के जाने वाला सवाल था। और यहाँ पर क्वेश्चन का टॉपिक होता है स्माइल डेविल फ्रूट्स। यहाँ पर क्वेश्चन पूछने वाला बंदा बोलता है कि उन्हें वन पीस का वानो आर्क बहुत ज्यादा पसंद आया और अब वानो आर्क खत्म हो चुका है। लेकिन ये काफी दुख की बात है कि वानो में जो लोग थे उन्होंने एक फेल्ड डेविल फ्रूट खाया था, यानी कि स्माइल डेविल फ्रूट खाया था, और वो हमेशा ही हंसते रहेंगे। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि चॉपर उनके लिए कोई दवा बना दे और वो लोग ठीक हो जाए इससे पहले कि स्ट्रॉ हैट क्रू वानो आर्क को छोड़कर बाहर निकले? और ये भी काफी दुख की बात है कि किलर हमेशा हंसता रहेगा। तो ओडा सेंसे बताइए आप इस पे कुछ। तो यहाँ पर ओडा सेंसे का रिप्लाई आता है कि ये बहुत ही सैड चीज है कि एक बच्चा हंसते जा रहा है इवन जबकि उसके माँ बाप मर गए ठीक उसके सामने। वैसे अगर आप लोग को स्माइल फ्रूट के बारे में ना पता हो तो मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कर दे रहा हूँ कि जो स्माइल डेविल फ्रूट्स हैं उसमें से बहुत ही लेस चांस होता है कि कोई फ्रूट ठीक से काम करे, और अगर वो फेल हो गया तो जो खाने वाला बंदा है वो हमेशा ही हंसता रहेगा, फिर चाहे उसे कोई भी टाइप की फीलिंग हो रही हो, अगर उसे दुख हो रहा है, गुस्सा हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, तो वो हमेशा ही हंसता रहेगा। तो इस पर ओडा सेंसे बोलते हैं कि अनफॉर्चुनेटली चॉपर के पास कोई भी ऐसी एबिलिटी नहीं है कि वो इस चीज को सही कर पाए। फिर वो बोलते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते, और स्माइल डेविल फ्रूट्स की स्टोरी बिल्कुल उसी तरह से। लेकिन फिर भी ओडा सेंसे खुश है और वो हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि किलर हमेशा हंसता रहता है, जिसकी वजह से किड का क्रू जो कि बहुत ही ज्यादा ऐसे गुस्से वाला क्रू लगता था, अब वो भी हंसने वाले पायरेट्स का ग्रुप बन गया है। और ये भी काफी अच्छी बात है कि हार्ड से हार्ड सिचुएशन में किड के साथ भी कोई है जो कि उनके साथ हंस सकता है। लास्ट में ओडा सेंसे बोलते हैं कि उन्हें वानो के लोगों में पूरा भरोसा है कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो जाए वो लोग सभी को प्रॉपरली एक्सेप्ट करेंगे। एंड दैट इज वन मोर थिंग जो कि ओडा सेंसे इस मैसेज में बताते हैं और वन पीस में दिखाया जा रहा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं हमारी इस दुनिया में जिनके बारे में हम में से कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, और दैट इज समथिंग जो कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस तरह से हम लोग कोई भी छोटी सी बात या हो सकता है कोई बड़ी बात को भी लेके परेशान हो जाते हैं और उसी को लेकर बैठे रहते हैं, तो उसी का यहाँ पर यही जवाब है कि कुछ चीजों का आप कुछ भी नहीं कर सकते और ट्राई करना है कि या तो उसके साथ डील करके रहना है या फिर किसी तरह से उसको सॉल्व करना है। एंड इसके बाद एक और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया जाता है ओडा सेंसे से, जो कि है सांजी के आईब्राउज को लेकर। तो चैप्टर नंबर 1031 में सांजी के जो आईब्राउज है वो रिवर्स हो गए थे, लेकिन फिर चैप्टर नंबर 1044 में वो वापस से नॉर्मल हो गए। तो आखिर एक बार रिवर्स हुआ और फिर
फिर वो नॉर्मल हो गया, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर आपको सांजी के आईब्रोज के बारे में ठीक से ना पता हो तो सांजी के जो बाकी भाई बहन है उन सभी पे 666 दिखता है, लेकिन वहीं सांजी पे 99 दिखता है। तो क्या हुआ था कि चैप्टर 1031 में सांजी के आईब्रोज भी 66 जैसे दिखने लगे थे। तो इसका आंसर ओडा सेंसे देते हैं और वो आगे बोलते हैं कि होल के आइलैंड को अगर वापस से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सांजी के जो भाई बहन है वो सभी के सभी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज के साथ पैदा हुए थे और उनका बॉडी का पूरा ढांचा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था क्योंकि उनके लीनियज फैक्टर में चेंजेस किए गए थे। लेकिन क्योंकि सांजी की मम्मी ने जब सांजी उनके पेट में था तो कुछ ऐसे मेडिसिन ले लिया जिसकी वजह से सांजी एक नॉर्मल ह्यूमन जैसा पैदा हुआ, इसीलिए उसके आईब्रोज नॉर्मल थे। अभी सांजी के आईब्रोज वापस से चेंज क्यों हुए? क्योंकि उसने रेड सूट का यूज किया था। अभी रेड सूट को यूज करने से उसके अंदर जो लीनियज फैक्टर की पावर्स थी वो वापस से मैनिफेस्ट होने लगी और इसी वजह से उसके आईब्रोज चेंज हो गए। लेकिन उसके भाई बहनों की तरह उसका ये कंडीशन टेम्पररी है, मतलब वो जब चाहे तब यूज कर सकता है और इसीलिए जब वो वापस नॉर्मल हो जाता है तो उसके आईब्रोज वापस से रिवर्स हो गए थे। अब यहाँ पर आखिरी सवाल जो कि ओडा सेंसे से किया जाता है वो होता है मरीन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिव सर्विस के बारे में, जो कि चैप्टर 1054 में अपीयर हुए थे। तो यहाँ पर इनका जो लीडर था वो था कुरोमा टेंसे। तो यहाँ पर सवाल ये होता है कि आखिर ये कुरोमा टेंसे नाम के ऑफिसर के लिए ओडा सेंसे ने कहाँ से इंस्पिरेशन लिया है? तो यहाँ पर ओडा सेंसे सीधे बताते हैं कि टेंसे के लिए उन्होंने एक एक्टर से इंस्पिरेशन लिया है जिसका नाम है कोबायाशी अकीरा। ये चीज ओडा सेंसे को कभी ध्यान में नहीं आई, बट उन्हें अभी पता चल रहा है कि उन्होंने एक्चुअली में हर लेजेंडरी जापानीज एक्टर को एक हाई रैंक एग्जीक्यूटिव ऑफ नेवी बना के रखा है। लेकिन इन सभी ऑफिसर्स के बाल तो ब्लैक है ना, तो इस बार आगे टेंसे के बाल थोड़े से ब्लॉन्ड क्यों है? तो अगर आपको नहीं पता तो मांगा में अगर जो बाल है अगर उसको क्लियर छोड़ देते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो बाल ब्लॉन्ड है, यानी कि गोल्डन कलर का है। तो ये चीज उन्होंने एक्चुअली में कभी प्लान नहीं की थी। उन्होंने ये भी प्लान नहीं किया था कि ryukoku के पास भी ब्लैक हेयर होगा, ये बस उन्होंने ऐसे ही बना दिया। और वो आगे बताते हैं कि बैटल्स विदाउट ऑनर एंड ह्यूमैनिटी करके एक जापानीज मूवी है जो कि उनके लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है और उनकी काफी फेवरेट मूवी भी है ये। और इसी मूवी के एक्टर्स से उन्होंने अकाइनु और किजारू को निकाला है। तो अगर आपको नहीं पता तो अकाइनु जो है वो बुंटा सुगावारा से इंस्पायर्ड है, उसी तरह से किजारू जो है वो क्वीन टनाका से इंस्पायर्ड है और जो ग्रीन बुल है वो तो सेम टू सेम योशियो हराडा जैसा दिखता है और आओकीजी भी युशाकु मात्सुदा नाम के एक एक्टर से इंस्पायर्ड है। तो ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है जो कि वन पीस में एग्जिस्ट करती है। और अगर आप लोग चाहते हो कि वन पीस में रियल वर्ल्ड से जो इंस्पिरेशन है उस पर मैं एक वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो गाइस ये था पूरा का पूरा SBS का सीन जो कि आपको इस वीडियो में देखने को मिल गया। आई होप आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दो। और मुझे पता है आप लोग सोच रहे हो कि आखिर र्यूमा इतना लेजेंडरी क्यों है, इतना बढ़िया कैरेक्टर क्यों है, तो उसके लिए आप मेरी लेफ्ट और राइट वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हो जिसकी वजह से आपको र्यूमा की मांगा नहीं पढ़नी पड़ेगी और वहां पे मैंने डिटेल में सारी बातें की हैं। खैर मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।